हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट सीपीसी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ते हैं उसको। मैंने थोड़ा सा इजी फॉर्म में बनाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आ जाए बहुत जल्दी। तो ये जो फॉरेन जजमेंट है ये सेक्शन 13 है, सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी में फॉरेन जजमेंट के बारे में बताया गया है। फॉरेन जजमेंट से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा? फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट से यही आएगा, जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट। जो जजमेंट फॉरेन कोर्ट ने दी है उसको हम बोलेंगे फॉरेन जजमेंट। ठीक है जी। तो जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट, ठीक है जी, इतना तो हमें समझ आ गया कि जो जजमेंट फॉरेन कोर्ट ने दी है वो फॉरेन जजमेंट हो गई। अब फॉरेन कोर्ट क्या होता है? फॉरेन कोर्ट क्या होता है? फॉरेन कोर्ट से भी हमें यही समझ आ रहा है कि जो कोर्ट फॉरेन में है उसकी जजमेंट को हम फॉरेन जजमेंट बोलेंगे, है ना। तो फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, और वो कभी भी एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं थी। ठीक है। So, foreign court means a court situated outside India and not established or continued by the authority of central government. Thus, a foreign judgment means adjudication. Adjudication का मतलब होता है decision of court. तो adjudication means decision by a foreign court. फॉरेन कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, एडजुडिकेशन बाय अ फॉरेन कोर्ट अपॉन अ मैटर बिफोर इट, जो उसके सामने मैटर था उस पे जो फॉरेन कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है उसको बोलेंगे फॉरेन जजमेंट। ठीक है। इसका नेचर एंड स्कोप ऑफ फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट का नेचर और स्कोप। नेचर कैसा है इसका? क्या नेचर है? क्या ये एम्बॉडीज करती है प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ that a judgment delivered by a foreign court of competent jurisdiction can be enforced in India। अब मान लीजिए कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है जो फॉरेन में रहता है, उसका कोई मैटर वहाँ पर मतलब उन्होंने डिसाइड करा कि जी अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम यहाँ पर सॉर्ट कर लेंगे उसको, हम यहाँ पे केस डाल सकते हैं। ठीक है। तो अब वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन हो गई। ठीक है। तो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में अगर तो कोई कोर्ट है ऐसी जो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है जिसकी, तो उसको वो मैटर देखना ही पड़ेगा, और उसका डिसीजन अगर होगा जो भी आएगा वो हम इंडिया में इन्फोर्स कर सकते हैं। सो दिस सेक्शन इज़ नॉट कन्फाइंड इन इट्स एप्लीकेशन टू प्लेंटिफ। ये इसकी इस सेक्शन की एप्लीकेशन जो है ना वो खाली प्लेंटिफ पे नहीं है, बल्कि डिफेंडेंट भी इक्वली एंटाइटल है टू नॉन सूट द प्लेंटिफ ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन जजमेंट। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ फॉरेन जजमेंट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है फॉरेन जजमेंट का? इसका ऑब्जेक्ट ये है कि जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट इज एनफोर्स्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट वेयर अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट jurisdiction has adjudicated upon a claim, a legal obligation arises to satisfy that claim। देखिए, इसका फॉरेन जजमेंट का एक ऑब्जेक्ट है, वो ये है कि फॉरेन कोर्ट जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट एनफोर्स किसके बेसिस पे करी गई है? प्रिंसिपल दैट वेयर अ कोर्ट कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट जो है वो कोई डिसीजन उसको लेना ही पड़ेगा उस क्लेम पे, उसकी लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो जाएगी कि उसको वो क्लेम को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा अगर वो कॉम्पिटेंसी रखती है, उसकी जुरिस्डिक्शन कॉम्पिटेंट कोर्ट है, अगर वो मैटर लेने के लिए वो कॉम्पिटेंट है तो उसको वो क्लेम जो है कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा और वो उसकी लीगल ऑब्लिगेशन है। ठीक है। इसके दो एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एक फॉरेन फॉरेन है, ठीक है, फॉरेन जगह है, अब वहाँ पे ए और बी रहते हैं। ठीक है। उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, वो चले गए फॉरेन कोर्ट में। अब क्या हुआ कि सूट जो है ना उनका डिसमिस हो गया, वहाँ पे डिसमिस हो गया। सेम अब कोर्ट ने तो डिसाइड कर दिया, अब जो भी रीज़न रहा हो कि वो प्रॉपर सॉर्ट जो है प्रूफ ना दे पाए हों या जो भी रहा हो, कोर्ट ने जो है डिसमिस कर दिया केस। ठीक है, सूट। तो अब वो उसके पास तो फॉरेन जजमेंट आ गई ना, वो पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के लिए जिसके लिए वो लोग गए थे वहाँ पर, उसकी जजमेंट तो है।
अब वो वाली कोर्ट ने अगर कुछ चीज़ डिसाइड करी है तो वो मेरिट्स पे ही करी होगी ना, कुछ चीज़ें देखी होंगी उसने, पूरा मैटर देखा होगा। जब कुछ डिसाइड करा है या जज है वो मतलब कोर्ट है वो फॉरेन की, तो उन्होंने कोई डिसीजन दिया है, जैसे हम इंडिया में हमारे पास कोर्ट है, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई भी कंसिडरेशन में जाता है, कोई भी सूट डलता है, तो उसको ऑन मेरिट्स अगर देखा जाता है तो हम ये मानते हैं ना कि अगर इंडिया में जो कोर्ट है उसका जो डिसीजन है, ठीक है, उसको हम फाइनल मानेंगे। सेम कॉज ऑफ एक्शन पे अगर कोई डिसीजन आ गया, कोई जजमेंट आ गई, तो हम सेम मैटर पे अपना केस सूट जो है दोबारा से नहीं डाल सकते, उसको रेस जुडिकाटा बार करता है, ठीक है। रेस जुडिकाटा बोलेगा तुम मेरा टाइम क्यों वेस्ट करने आ गए हो, कोर्ट बोलेगा कि भाई एक बारी डिसीजन हो गया तो वो फाइनल है, क्योंकि वो मेरिट्स पे लिया गया है। इन अ सेम केस अगर फॉरेन जजमेंट जो है, फॉरेन जजमेंट आई है, तो बार बार थोड़ी ना तुम लेकर आओगे, अब तुम इंडिया में भी केस करोगे, इंडिया में भी सूट डालोगे, उसमें फिर अब इंडिया में कोर्ट जो है वो अपना पूरा माइंड अप्लाई करेगी सेम चीज़ों पे कुछ अलग तो निकल के आएगा नहीं। तो इसलिए जो फॉरेन जजमेंट है वो पूरी तरह से एनफोर्स हो जाएगी इंडिया में भी, उसको कंक्लूसिव प्रूफ मानेंगे। लेकिन वो बाइंड सिर्फ 6 ऐसे सर्कमस्टांसेस है जब फॉरेन जजमेंट को बाइंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। कौन कौन से हैं? अगर तो फॉरेन जजमेंट जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने नहीं दी, वो जो जजमेंट है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने नहीं दी, तो वो बाइंड नहीं है। अगर वहाँ का कोई डिसीजन है, फॉरेन जजमेंट है जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने नहीं दी हुई, तो फिर वो इंडिया में बार नहीं हो सकता, रेस जुडिकाटा उसको बार नहीं लगा सकता, तो इंडिया में भी सूट उसका चल सकता है, ठीक है जी। अगर वो मेरिट पे नहीं डिसीजन दिया गया, या फिर मेरिट पे मतलब पूरा केस ही नहीं सुना गया, जो उसका मेन कंटेंट था उसको तो कंसिडरेशन में लिया ही नहीं गया, बिना मेरिट के ही वो डिसाइड कर दिया है, तो उस पर रेस जुडिकाटा बार नहीं लगा सकता। अपोज टू नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस के अपोज है, अपोज नेचुरल जस्टिस मतलब हियरिंग, मतलब हियरिंग का प्रॉपर मौका मतलब नहीं दिया गया, दूसरी पार्टी को सुना ही नहीं गया प्रॉपरली, जबकि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग तो मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिली, लेकिन वो डिसीजन दे दिया गया, है ना। ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, फ्रॉड से ले ली गई। फाउंडर ऑन ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अब अगर पता चलता है कि कोई इंटरनेशनल लॉ का ब्रीच करके डिसीजन ले लिया गया, अगेंस्ट इंटरनेशनल और इंडियन लॉ, तो अगर अगेंस्ट इंटरनेशनल और इंडियन लॉ और इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट में जा कर के कोई फॉरेन जजमेंट दे दी गई, तो वो ये जो 6 सर्कमस्टांसेस है ना, ये बाइंड नहीं करेंगी, ठीक है। तो बाइंडिंग ऑन कंक्लूसिवनेस क्या है? फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव माना गया है एंड विल ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा बिटवीन द पार्टीज एंड देयर टू एक्सेप्ट इन द केसेस मेंशन देयर इन, सिर्फ इनको छोड़ के बाकी सब में वो कंक्लूसिव मानी जाएंगी और वो विल ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा। अब इसका कंक्लूजन है कि फॉरेन जजमेंट इज कंक्लूसिव। सबसे पहले क्या है? फॉरेन जजमेंट इज कंक्लूसिव। फॉरेन जजमेंट जो है कंक्लूसिव नेचर की होती है, ठीक है, और इसको इंडिया में भी आप ला सकते हो, इंडिया में आप दिखा सकते हो, कंक्लूसिव प्रूफ की तरह आप दिखा सकते हो कि जी हमारा सूट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, ठीक है। ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा बिटवीन पार्टीज एंड देयर प्रीवियस नॉट स्ट्रेंजर्स, ठीक है। स्ट्रेंजर्स नहीं ला सकते हैं, सिर्फ जो पार्टीज हैं वही ला सकते हैं, ठीक है। firmly established that foreign judgment can be examined from the point of view of competence not of errors, errors पे नहीं उसको कंसिडरेशन में लिया जाएगा, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंसी देखी जाएगी कि जिसने भी डिलीवर करी है वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं। द कोर्ट कैन नॉट गो इन टू मेरिट्स ऑफ द ओरिजिनल क्लेम एज इट शेल बी कंक्लूसिव एज to any matter thereby directly adjudicated upon between same party subject to the exception enumerated। तो कोर्ट कैन नॉट गो इनटू मेरिट्स ऑफ द ओरिजिनल क्लेम के मेरिट्स पे नहीं जाएगी कोर्ट, तो उसको कंक्लूसिव माना ही जाएगा टू एनी मैटर देयर बाय डायरेक्टली एडजुडिकेटेड अपॉन बिटवीन सेम पार्टी एंड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन एनुमरेटेड। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये इतना सा ही है।
आप देख लीजिए, अगर आपको एज अ नोट्स आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. Okay, so it will help you to cover this topic. This is very important topic and very simple. If you want to make the screenshot of second page also, then you can take. Okay, thank you so much. I hope this will help you for your exams.